बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में आप 2019 से एक्टिवली जुड़ी हुई हैं। तो इस कैंपेन का ग्रास रूट लेवल पर क्या असर हुआ है? आपको क्या लगता है कि आगे जाके वुमेन्स का स्पोर्ट्स में फ्यूचर है या नहीं? हाय एवरीवन, दिस इज जानवी फेबियानी फ्रॉम जेसीसी, जानवीज क्रिएटिव कॉर्नर। और आज है हमारे साथ दी एवरेस्ट गर्ल। यस, यू हर्ड इट राइट। MP's first woman to climb Mount Everest on 22nd May 2019 and also made the world record in scuba diving. And she's none other than Mrs. Megha Parmar ma'am. Hello ma'am. हेलो। कैसे हो? अच्छी हूँ। देख के ही लग रहा है। So कैसा लग रहा है आपको जीसीसी में आके? स्वीट है, सुपर। मुझे बहादुर महिलाएं वैसे भी बहुत पसंद है। ऐसा? तो मैं बहादुर लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ? बहादुरी वाला काम कर रहे हो इसलिए बहादुर हो। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपकी जर्नी, सबसे पहले तो मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि आप में कैसे ऐसा जज्बा आया कि नहीं भाई मुझे तो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। सो कौन सा दिन था वो, और आपने जब अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने क्या कहा, मतलब ऐसा? तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है। पेरेंट्स को बताएंगे तो वो सीधा डंडा लेके आपके पीछे मारने के लिए दौड़ेंगे और आप बोलोगे कि पहाड़ चढ़ना है और वहाँ पे भी आप जरूरी नहीं कि वापस आओ। तो पेरेंट्स को उन्हीं के मन के अनुसार मनाना पड़ता है। तो पेरेंट्स को मैं बोलती थी कि पापा अरे माउंट एवरेस्ट चढ़ जाए तो भाई सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो इंडियन पेरेंट्स का यह है कि सरकारी नौकरी मतलब वो अपने बच्चों को सब कुछ करने की परमिशन दे सकते हैं। हाँ। जाओ बेटा, दौड़ लगाओ, पहाड़ चढ़ जाओ। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा ठीक है। तो टफ तो था, सोचने में ऐसे आया कि मुझे बेसिकली मेरे भाइयों का खाना बनाने के लिए भेजा गया था सीहोर। और वहीं गर्ल्स कॉलेज में मेरे ग्रूमिंग हुई, चीज़ें मुझे कुछ पता चला कि अच्छा ये भी कर सकते हैं एनसीसी एनएसएस के थ्रू। और सबसे पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि एमपी के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया। गूगल किया, 32 साल का गैप था बछेंद्री पाल जी के माउंट एवरेस्ट समिट करने के बाद। मध्य प्रदेश की किसी लड़की ने सोचा भी नहीं था। तो वो ये आया कि वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती, मैं भी कुछ करना है जीवन में, तो मैं पहाड़ क्यों नहीं चढ़ सकती। तो उस दिन जो आप बोल रहे हैं वहीं उसी दिन ये सोच मन में ख्याल आया और वहीं से जर्नी शुरू हुई। ओके, मतलब कह सकते हैं कि स्कूबा डाइविंग और माउंटेनियरिंग में आप दोनों में एक्सपर्ट हो, है ना? तो इनके एडवेंचर्स के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे करी? आई मीन ऑफ कोर्स इसकी कोई पढ़ाई होती होगी, लाइक बिल्कुल। क्या था? तो अभी तो मैं एज ए कोच हूँ, मैं लोगों को ट्रेन करती हूँ, पर जब मैंने ट्रेनिंग की तो उसने 2 साल मैंने बिल्कुल ट्रेनिंग में दी है। तो भारत में इसके 5 इंस्टीट्यूट है जहाँ से ट्रेनिंग होती है, जहाँ आपको बताया जाता है कि 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव कैसे करना है, रैपलिंग कैसे करना है, जुमारिंग कैसे करना है, इग्लू में कैसे रहना है। सो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया। एडवांस माउंटेनिंग कोर्स में सेमी कमांडो ट्रेनिंग की तरह ट्रेनिंग होती है। लगता है अरे बाप रे बस फंस गए हैं। ग्लेशियर ट्रेनिंग होती है जहाँ हमें पता चलता है कि ब्लू ग्लेशियर क्या होता है, ब्लैक ग्लेशियर क्या होता है, आइसेक्स क्या होता है, क्रैम्पॉन क्या होते हैं, सब पता चलता है। कोर्स कितने साल का था आपका? मेरी 2 साल की ट्रेनिंग थी, फिजिकल और ये सब, और कोर्स 28 दिन का होता है। ओके। तो 28 डेज का मैंने कोर्स किया था, बेसिक और एडवांस। तो जब आपने ये सबमिट किया कंप्लीट, क्या फीलिंग थी? एक तो इतना मतलब प्रोसेस क्या था, आपने कितने वक्त में किया था? पूरा 2 साल का समय लगा था। पहले कोर्सेज किए थे और उसके बाद, और एवरेस्ट के लिए पूरा 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है। वो काफ़ी कठिन था। क्या फीलिंग थी वो एकदम ऊंचाई पर जाने की? उस फीलिंग के लिए शब्द कम पड़ते हैं, तो उसको ये इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उससे ऊपर या तो आसमान है या भगवान है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और -52 डिग्री टेम्परेचर में जब आप भारत का झंडा निकालते हो और भोजनगर गांव से निकल के दुनिया की चोटी पे पहुंचते हो, तो वो फील यही होता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। हाँ, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे। तो आपके फ्रेंड्स या कलीग्स ने आपको कभी ऐसे बोला नहीं, टोका नहीं? मतलब ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पुल करते हैं पीछे कि अरे तुझसे नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ है? ये सबकी लाइफ में होता है, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ। हम कुछ भी नया शुरू करते हैं, लीक से हटके करते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ें होती हैं। सो मेरे लिए भी बोलते थे अरे दामोदर तुम्हारी चुरी पहाड़ पे जाए, वहाँ छोरा रहे। तो मेरे पापा बोलते थे वहाँ तो भालू भी रहे। टफ सबसे कठिन ये था कि फ्रेंड्स ने तो कभी कुछ नहीं बोला, वो कलीग्स की बहुत सारी चीज़ें थी कि अरे क्या होता है पर्वतारोहण,
अरे क्या होता है, ये छोरी क्या कर रही है। सो बहुत नेगेटिविटी थी। सोशली बहुत इम्पैक्ट ये था कि 25 लाख देखे नहीं थे, 25 लाख इकट्ठे करने थे, एवरेस्ट सबमिट हो जाएगा ये पता नहीं था। कि वो तो ताने देते ही हैं, कुछ भी कर लो एट दी एंड यही होता है कि बोलेंगे वो तो उनका सुनो और आगे बढ़ो। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। करेक्ट। ओके, तो स्मॉल टाउन गर्ल से नेशनल इंस्पिरेशन बनने तक का सफ़र, ये हमारी जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कैसे एग्जाम्पल सेट हुआ है? ये तो धीरे धीरे हो गया। मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं था, पर लोग जब कनेक्ट करते हैं कि उनको भी तो वही ताने सुनने पड़ते हैं जब वो छोटी छोटी रिस्क लेते हैं। अधिकतर लोग गांव से निकलते हैं, छोटे टाउन से निकलते हैं, उनको भी तो सेम प्रॉब्लम फेस करते। कई लोग गिव अप कर देते, तो ये कैसे निकल गई। तो कनेक्ट कर पाते, रिलेट कर पाते, उनकी और मेरी समस्या एक होती है। वो मुझ में उनको देखते हैं, मैं उनमें मुझको देखती हूँ। तो इस तरह से स्लोली चीज़ें हुई और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ना, जिसमें माउंटेनियरिंग फील्ड में बहुत कम लोग हैं। दूसरे गेमों में आप हारते हो और जीतते हो, पर्वतारोहण और ऐसे गेमों में आप या तो जिंदा रहते हो या मर जाते हो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो जब लाइफ रिस्क का गेम होता है तो बहुत चुनिंदा लोग इस फील्ड में होते हैं। सो इस तरह से जब अचीव किया तो लोगों ने रिलेट किया, लोगों ने आगे बढ़ाया। मैं मीडिया के लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि PR करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, पर मुझे जन जन तक पहुँचाने का काम उन्होंने किया, और जिसमें मेरा 1 रुपया नहीं लगा, बस उन सबका ढेर सारा प्रेम और सपोर्ट मिला। तो मतलब कह सकते हैं कि आप सीहोर डिस्ट्रिक्ट से हैं ना? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्या मैं हूँ वहीं से। ओके, तो वहाँ का रोल मॉडल होने के नाते आप अपने गांव के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे से ज़्यादा भी एक और चीज़ वहाँ की रोल मॉडल है, वो हमारे यहाँ का गेहूँ है, सरबती गेहूँ। जब भी मैं TV में एक ऐड सुनती हूँ कि ये इसका आटा, एक ऐड आता है, एक बड़ी कंपनी का नाम आता है कि सीहोर का सरबती आटा गेहूँ, उस गेहूँ को उगाते मेरे पापा किसान के रूप में और कई सारे बच्चों के पापा किसान के रूप में। पर हम देखते हैं कि उनकी आमदनी अभी भी ऐसी है कि हमें पढ़ाने में भी पापा को ना पाई जोड़ के किसान क्रेडिट लोन लेकर कई बार गायों को बेचकर पढ़ाना पड़ा। जब हम TV में हर दिन एड चलाते तो हम देखते वही प्रसिद्ध आटा, जो मुझसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध है, मुझे कहने में कोई वो नहीं है, पर उसके लिए ना उनका रेट अलग है जब लोग लेने मार्केट में जाते हैं, और उनके लिए बिल्कुल रेट अलग है। तो जो ऑलरेडी मुझसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध है उसको और प्रसिद्धि मिलना चाहिए था और उसको उसका दाम मिलना चाहिए था। मैं वहाँ से निकली, मुझे बहुत पब्लिसिटी मिली, बहुत मान सम्मान मिला, पर मुझसे भी ज़्यादा जो कीमती है, जिसको लोग अन्न खाते हैं, किसान के द्वारा उगाया हुआ, मेरे पापा जैसे किसानों के द्वारा उगाया हुआ सरबती गेहूँ है, उसको और अधिक पहचान मिलना चाहिए, और जो उगा रहे हैं उनको असली दाम मिलना चाहिए। ये मेरा वहाँ के गांव के लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश है कि मैंने तो अपनी चीज़ की वैल्यू समझ के बहुत भुनाया, उनको भी करना पड़ेगा और लोगों को समझना भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर स्पोर्ट्स में वुमेन्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अब बहुत कम दिखने को मिलती हैं। एट दी एंड लड़कियाँ जब आती हैं, एक तो बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है खेल माने के लिए। मम्मी पापा फिर भी BA BCom के लिए एग्री हो जाते हैं, BSc के लिए भी कन्वेंस करना पड़ता है, मेडिकल फील्ड के लिए रेडी हो जाते हैं, पर इन फील्ड हो गए और फिर खेल में बोलोगे तो फिर और भी रेडी नहीं होते। अरे तुम मर्दाना बन जाओगी, ट्रेनिंग कैसे करोगी, डाइट कहाँ से लाओगी, और लास्ट आता है कि सबसे लड़ाई लड़ ली, फ्यूचर क्या है। तो जब हम स्पोर्ट्स में महिलाओं को यदि जॉब स्कोप नहीं देंगे तो हम ये आशा नहीं कर सकते कि फ्यूचर में महिलाएं ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छी दिखेंगी। एक सिलेक्टेड कुछ जुनूनी लोग होंगे और वो इक्का दुक्का आपको दिखेंगे, और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमें दिखें, हर गांव से, हर घर से एक बच्चा खेल में दिखे। जैसे हम देखते हैं आज कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला हर घर से दिखता है बच्चा, ये भी इंजीनियरिंग करने वाला हर घर से दिखता है, पर खिलाड़ी बच्चे हम गांव में भी ढूंढते तो इक्का दुक्का, कुछ गांव में तो 1-2 भी नहीं होते। ये तैयारी करते तो उनका पहले मकसद था कि वो आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जब हम ये कहेंगे कि हम स्पोर्ट्स कोटा से ये जॉब अवेलेबल है लड़कियों के लिए, ये मेन, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद ये चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है जब हम उनको फ्यूचर सेफ देंगे ना, तो फिर संख्या गिनी भी नहीं जाएंगी, इतने हीरे हमको देखने को मिलेंगे और मिलेंगे। ठीक है, चलो रैपिड फायर करते हैं। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन क्लाइंबिंग और स्कूबा डाइविंग,
व्हाट यू विल चूज? जब मैं बहुत फिट थी तब मैं माउंटेनियरिंग पसंद करती थी। अब मुझे लाइफ का, मैं 30 प्लस, मतलब 30 जब से स्टार्ट किया है, तो मुझे सुकून, शांति, धैर्य, स्थिरता और ठहराव चाहिए, और बैठे बैठे लहरों को देखना पसंद है। और अंडर वाटर डाइविंग मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि मैं वहाँ एक दूसरा अपने आप को महसूस करती हूँ, दूसरी दुनिया को देखती हूँ, मछलियों को देखती हूँ। और अब मेरी प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो अब के टाइम में अंडर वाटर डाइविंग। ओके, सो बेस्ट मोमेंट ऑन माउंट एवरेस्ट, वो चोटाई पर बैठ के ऊपर एकदम देखना, वो फील करना, क्या वो कौन सा बेस्ट मोमेंट था वो? मतलब और जस्ट टॉप पे पहुंचने से पहले का एक कदम पीछे जब मैं थी, और जब मैंने टॉप को देखा और मेरे शेरपा ने बोला बहनी हम चोटी पे पहुंच गए, और दूसरा कदम जो रखा, ओह वाओ, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। Okay. मोमेंट मेरे लिए सबसे कीमती। ओके, सो नेक्स्ट इज फेवरेट स्पोर्ट अदर देन स्कूबा डाइविंग एंड माउंटेनियरिंग? चंगेस्टे। क्या चंगेस्टे? घरों में गाँव पे खेलते हैं, एक वाइट कलर की चौक से क्रॉस बनाते हैं चारों हाँ। कोनों में, और कभी सितोड़ियाँ कभी क्या लेके आते हैं, तो मुझे चंगेस्टे खेलना बहुत 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 पसंद है। ओके, सो नेक्स्ट इज फेवरेट वेदर, स्नोई या सनी? बारिश पसंद है मुझे। बारिश? कभी बारिश में भीगे हो आप? मतलब कई बार बारिश मुझे बहुत 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 पसंद है, क्योंकि अगर मुझे मैं ठंड बहुत कम पसंद है, गर्मी ओके ओके पसंद है, और बारिश मेरा फेवरेट है। अगर मैं बारिश में भीगूं तो मम्मी तो मुझे लपड़ मार के अंदर कर देती है। मैं तो कई बार छाता रख लेती और बोली थी गलती से भीग गई। तो बारिश मुझे बहुत पसंद है, वो थोड़ा गीला गीला सा आसपास का एरिया, हरी हरी सी घास, और लोग खुश खुश, और घर में बैठे हैं, क्योंकि ऐसे तो हम इतने बाहर रहते हैं, मजबूरी में सबको बैठ के घर पे बैठना पड़ता है, तो वो बातें, तो बारिश मुझे बहुत पसंद है। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट एडवेंचरस फूड? एडवेंचरस फूड? यस। बनाना या खाना? बना के खाना, दोनों। बना के खाना। हाँ। टाइम जा रहा है। याद क्योंकि मैंने क्या सबसे टफ ऐसा ऐसा खाया किया, सोच लीजिए। दाल बाटी। दाल बाटी मुझे काफ़ी कठिन लगती, काफ़ी कठिन प्रोसेस है कि दाल बनाया, इधर सब कुछ वो इधर किया, लहसुन छिली उसके लिए, और फिर इधर बाटी के लिए कंडे जलाए, सेका, फिर उसको धीरे धीरे पकते पकते देखा, फिर गरम गरम में घी डाला, इतना कठिन प्रोसेस है। उसके बाद तो दाल बाटी। ओके, आप कैंपेन से जुड़े हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2019 से, तो आपको क्या लगता है कि इसका ग्रास रूट लेवल पर कोई असर पड़ा है? ज़रूर, एमपी गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज़ चेंज करी है जो हमारे आइडियाज़ से, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, मैं क्योंकि ग्रामीण परिवेश में पैदा हुई हूँ, तो गांव में फटाका फूटता है कोने में, तो सबकी आवाज़ आती है, अरे पता करो किसी के घर छोरा हुआ है, फटाके फूट रहे हैं। तो वो चेंज ही हमने वहाँ से शुरू किया कि जन्म का उत्सव एक जैसा। यदि आपके गांव में घर में कहीं भी बेटा हो या बेटी हो, दोनों के टाइम ढोल बजाओ, दोनों के टाइम थाली बजाओ, या कुछ भी, या दोनों के टाइम फटाके फोड़ो। हमारे मन में ये बस कैसे गया कि फटाका फूटना मतलब लड़का हुआ है। सो जन्म का उत्सव एक जैसा, हम लोग बाद में बात करेंगे अलग अलग चीज़ों होने का, जन्म का उत्सव तो आपको एक जैसा करना ही पड़ेगा। तो ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने हमसे एक्सेप्ट की थी, और चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। सैनिटरी पैड, नैपकिन के लिए हमने उनको प्रमोट किया था लोगों को कि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करो, सैनिटरी पैड 3 तरह के यूज़ करो। हमने ब्लैकमेलिंग पे काम किया था, बच्चियाँ इस समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई छोड़ रही हैं, या घर से छोड़ने का निर्णय ले रही हैं, आत्महत्या कर रही हैं, या किसी के साथ भी शादी मजबूरी करके कठपुतली की तरह उनका जीवन हो गया। उसका सबसे कारण होता है ब्लैकमेलिंग, एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला था कि पहला कदम ही सुरक्षा है। तो मम्मी पापा के लिए बच्चों को बोलते थे कि मम्मी पापा को जाके बताओ, मम्मी पापा थप्पड़ मारेंगे, मार तो नहीं डालेंगे। और माँ बाप को बोलते थे कि बच्ची ने गलती करी, थप्पड़ मारो, ओके आपकी बेटी है तो या बेटा है, माफ़ करो और आगे बढ़ो, और उसको एक और मौका दोबारा दो। सो पेरेंट्स को इस तरह से कन्विंस किया था, और जाकर जिसने ब्लैकमेलिंग किया उसको बोलो मैंने अपने माँ बाप को बता दिया, अब तेरे से जो बने, जिसको बताना जाके बता। जब तक हम ब्लैकमेलर को नहीं डराएंगे तब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। दूसरा, इसी में हमने सेकंड ऑप्शन निकाला था कि घरेलू हिंसा। तो तू से तेरी पे बात आती है, हमेशा तो महिलाओं या पुरुष हो उनको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, तू किसी को बोलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम और आप पे रुकना ज़रूरी है, वरना आप तू पे ना गरिमा भूल जाते हो, तो किसी को तू मत बोलने दो।
तो वो तेरी पे नहीं बोलेगा, जो गाली तेरी से शुरू होती है। हाँ। तो स्टॉप, तुम पे, बहुत से बहुत तुम या आप। जब मैं आपको तुम बोल रही हूँ और आप बोल रही हो, तो आप मुझे तू कैसे बोल सकते हो? एग्जैक्टली। तो इसी से वो लिमिट ख़त्म कर देते हैं, हम बाउंड्री नीचे ले आते, तो वो बाउंड्री नीचे आने ही मत दो। सो उसका भी एक ही सोल्यूशन है, पहला कदम ही सुरक्षा है। तो हमने पहली बार में ही रोक दिया। लास्ट तक दहेज में क्या होता है, हम थोड़ा देते हैं फिर बहुत 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 मांगता है। सो स्टॉप, दो ही मत। अपनी बच्ची के नाम पे एफडी करो, सामने वाले को कुछ मत दो। और जो पेरेंट्स लड़कियों को इतना नहीं मानते, मतलब बच्ची पैदा हुई तो मतलब कुछ लोग ना टेस्ट करवाते हैं कि बेटा है या बेटी है पेट में, तो मतलब आज भी ना कुछ लोग जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं बच्चियों को, लड़कियों को। मैं कहूँगी पहले के टाइम, आज से 10 साल पहले और भी कारण हो सकता था कि बेटी पैदा हुई है तो दहेज देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। मैंने जब गाँव में गई तो मैंने भी उनके भाव सुने। कई जगह तो ये होता है कि उनकी बेटे की आशा होती है, इसलिए वो टेस्ट कराते हैं। अब जो टेस्ट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि मैंने पूछा एक बच्ची के पापा से कि आपके घर बेटा या बेटी हो तो क्या क्या अंतर आ जाएगा? तो उन्होंने कहा बेटी पैदा करने से नहीं डरते, बेटी को बड़ा करने से डरते। तो ज़माने में बदलने में इतने खतरनाक खूंखार बेटे हो गए ना, तो हमें डर लगता है कि हमारे घर बेटी आएगी तो हम उसकी परवरिश कैसे करेंगे, कैसे बड़ा करेंगे। सो मुझे लगता है कि दोनों ही कारण है। एक तो सोसाइटी का बच्चियों के बड़ा करने का, परवरिश का खौफ, दूसरा कई बार बेटा की चाह, और कई बिना जाने कि हमें पहला बच्चा बेटा ही चाहिए, बेटी चाहिए नहीं, तो ऐसे भी हो सकती है। इस बात से मुझे एक कोलकाता का केस याद आ गया, अगस्त में हुआ था। डॉक्टर मोमिता देवनाथ, उनका भी मतलब कॉलेज में ही पढ़ाती थी वो भी, जानते हैं उनका सब सारा देश उससे हिल गया था। उनके पेरेंट्स ने उनकी परवरिश करी, उनको पढ़ाया, और किसी बिगड़े हुए क्रूर मानसिकता के व्यक्ति ने उस बच्ची का जीवन तो खराब किया, पर न जाने कितने माँ बाप ने जब ये खबर पड़ी तो वो अपनी बेटी को देख के डर रहे थे। इवन माय पेरेंट्स आल्सो, बहुत डर जाते हैं। मैम पर ऐसा होता है कि हम निकालते हैं रैलियाँ, मतलब हम कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन वो कैंडल मार्च का असर सिर्फ एक दिन रहेगा। कैंडल मार्च और रैलियाँ मेरे लिए सिर्फ फर्जी चीज़ें होती हैं, 2 दिन रहेगा। मैं इन दोनों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता ठीक। क्या होगा रैली निकालने से? बताओ आज तक रैली निकालने से क्या हुआ, कैंडल मार्च निकालने से क्या हुआ? आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, मतलब लड़ाई लड़ो तो दम से लड़ो कि उस चेंज हो बाद में, फ्यूचर में। सो एक दिन सबने दुखी हो लिया, सब भूल गए कैसे, जब तक आप पे बीतेगी तब। सो इन दोनों चीज़ों के मैं बिल्कुल फेवर में नहीं होती हूँ। मुझे लगता है चेंज लाना है तो आपको आवाज़ ऊँची करनी पड़ेगी। चेंज लाना है तो आवाज़ ऊँची करनी है, लेकिन फिर थ्रेट्स मिलते हैं कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वैसा। तो आवाज़ लाने के लिए भी हम लोग कहाँ जाएं, मतलब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर मोमिता देवनाथ जी के पेरेंट्स ने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, क्योंकि उनको तो अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया गया था। तो वो आवाज़ उठाए भी तो किस बेसिस पे उठाया, मतलब अभी नहीं, आगे अगर कभी हो तो, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि भारत देश में जहाँ हम हैं, हम देवी की पूजन करते हैं, पर हमें हमारे आसपास की देवियों को असली में देवी मानना पड़ेगा। कि यदि ये अम्बा, अम्बालिका या सिया जैसी शांत, पार्वती जैसी शांत है, तो ये दुर्गा भी बन जाएगी, माँ काली जैसी भी बन जाएगी। फिर उसको रोकने के लिए आपको नीचे लेटना पड़ेगा ज़मीन पे, ताकि उसका क्रोध रुके। तो उसे चंडी मत बनने दो। और अंत में यदि इसी तरह की चीज़ें चलती रही तो मुझे लगता है कि सारी महिलाएं ऐसी एक होंगी ना कि फिर कोई नहीं रोक सकता, और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ट्रांसजेंडर्स, मतलब मैंने एक मूवी देखी थी लक्ष्मी, जिसमें हम ट्रांसजेंडर्स को मतलब कह सकते हैं कि अर्धनारीश्वर कहते हैं, कि मतलब पुरुष भी समा है और महिला भी समी हुई है। लेकिन आज भी ना लोगों ने हिजड़ा, छक्का, मतलब अगर वो ताली बजाए तो भी उनको मतलब ऐसे कोट किया जाता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे, हम तुमसे बात क्यों करें, एंड आप तो उससे एसोसिएटेड हैं। तो क्या था वो, मतलब आप उन सब से कैसे एसोसिएटेड हैं? मतलब मेरे जीवन में चेंज आया था 2020 में। मैंने घर का गेट खोला और मेरे घर के सामने काला झोला लेके खड़ी थी, हरा चक सूट में, किट्टू सौरभ टांक।
मैंने ताज्जुब से गेट खोला, उन्होंने कहा कल आपने फेसबुक पे नंबर दिया था, एड्रेस दिया था। मैं तो सबको देती हूँ जिस बच्चे को ज़रूरत होती है, पर वो बैग लेकर आए तो वो मेरे को समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ना कुछ लोगों ने धक्का दिया तो मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया है, मैं कहीं नहीं जा सकती। हम जब उनको लेकर गए डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने कहा उनका पूरा कान का ऊपरी सिर का हिस्सा सूजा हुआ है, उनको 2 महीने का रेस्ट चाहिए होगा। वो बच्ची 14 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दी थी, डेरा में रहती थी, बधाइयाँ मांगती थी। पहले जब वो बड़ी हुई थी तो वो कुश्ती खेलती थी, और जब उसके जीवन में परिवर्तन एक आशा की किरण में दिखी तो वो आ गई। अब मैं मेरे घर पे यहाँ पे तब अकेले रहती थी, पेरेंट्स गांव पे रहते थे। मैं खुद 24 वर्ष की हूँ उस समय। उनका मेरे now you are 24. now You're I'm above 30. 30. Above 30 you are. Now Okay. I'm 30. Okay. 30. Yes. उस समय मैं 24 की थी। तो Okay. मेरे लिए ये काफ़ी अलग चीज़ हुआ कि मैं क्या करूँ। फिर मैं इनको सानिया जो जहाँ पे MRI होता है वहाँ लेकर गए, CT स्कैन वगैरह किया, तो डॉक्टर ने बताया ये पूरा पीछे कान के एरिया के पास का एरिया डैमेज है, इनको रेस्ट चाहिए होगा। मैं उन्हें भगा भी नहीं सकती, मैं क्या करूँ। मैंने फिर उनको मेरे घर पे रखा। फिर मैंने उनको समझा एज ए ट्रांसजेंडर उनके रूप में, उनकी लाइफ बताई कि जब वो पैदा हुए थे तब वो नॉर्मल बच्चे की तरह ऐसा समझ नहीं आया था। पर जैसे ही वो कुछ दिन में बड़े हुए और किशोरावस्था में आए, तब तक उनका नाम सौरभ था स्कूल में। उनके मम्मी पापा ने उनकी परवरिश लड़के के रूप में की, पर बचपन से ही उनको लगता था कि उनके अंदर एक लड़की है, उनको लड़के जैसी चीज़ें नहीं आती थी। जब वो बड़ी होने लगे तब उनको महसूस हुआ कि वो कुछ तो अलग है उनमें। फिर उनको 14 साल की उम्र में रियलाइज़ हुआ कि वो दूसरे लड़कों और लड़की की तरह नहीं है, वो इन सबसे अलग है। उनकी आवाज़ में बदलाव आया, उनके शरीर के उभारों में बदलाव आया, उनके मन मस्तिष्क में बदल आया, और कई बार उनका शरीर और वो रिलेट नहीं कर पाते थे। तब उनके पेरेंट्स को समझ में आ गया कि हमारा बच्चा तो ट्रांसजेंडर है। ये चीज़ उनके पेरेंट्स ने उस समय एक्सेप्ट कर ली, पर पड़ोसी ताने देने लगे, अरे तुमने तुम्हारे घर ये बच्चा पैदा किया, देखो तुम्हारे कैसे कर्म थे। तो उनके पेरेंट्स में उनके पापा को समय बहुत क्रोध आने लगा। वो घर से निकलते और लोग अजीब सी उनको बातें बोलते, तो शाम को जब वो आते थे तो उनका फ्रस्ट्रेशन एट द एंड उसी बच्चे पर निकलता था, गुस्सा, क्योंकि लोगों ने उनको टॉर्चर कर दिया था, उनके पेरेंट्स को। तो एक दिन उनके पापा ने उनको गुस्से में थप्पड़ मार दिया और उन्होंने इसी गुस्से में घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ दिया तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के पास जाऊँ। वहाँ जाके पता चला कि पहले वो कुश्ती के खिलाड़ी थे, काफ़ी टाइम तक उन्होंने वहाँ सुबह कुश्ती खेला और शाम को वो बधाइयाँ मांगने जाते थे, पर उनका गेम आने वाला था तो उन्होंने शाम को भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो वहाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बधाई लेने जाना कंपलसरी है। तो वहाँ भी कुछ चीज़ें हुई, और जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने ये बताया कि मुझे मेरे जीवन में कोई आशा की किरण नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ख़त्म कर लूँ। तो मैंने उनको ये बोला कि तुम अपना टारगेट डिसाइड करो। फिर हमने गूगल किया, किसी ट्रांसजेंडर ने पर्वतारोहण क्षेत्र में कदम नहीं रखा। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ, हमारे जैसा होता तो नॉर्मल चीज़ कर लेती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जन्म हुआ इतिहास रचने के लिए। मैं तो बोल के सो गई, न जाने उनके कान में ये बात क्या घूमती रही। जब दूसरे दिन वो जागी तो उनके मन में ये था कि मैडम मुझे समझ में आ गया, मेरा जन्म इतिहास रचने के लिए हुआ है। सुन लिया था। तो उसके बाद मैं तो अंडर वाटर डाइविंग के लिए पौंडीचेरी चली गई, और उनको मैं छोड़ गई थी कुछ दिन के लिए कि आप रहिएगा, कुछ पैसे दिखिए। जब मैं वापस आई तो उन्होंने आसपास के एरिया में काफ़ी सारे राशन ले आई। मैं जब घर आई तो मैंने कहा ये राशन इतने पैसे तो मैं दे के नहीं गई हूँ। तो उन्होंने कहा 2 ताली बजाओ और सब तो सारे सामान दे देते हैं। हाँ। फिर उनके व्यक्तित्व में चेंज किया कि हमें ताली और कपड़े ऐसे नहीं उतारने हैं, कभी भी हमें अपनी गरिमा बना के रखनी है। फिर उनकी स्पोर्ट्स जर्नी शुरू हुई, BHL ग्राउंड में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। जब वो दौड़ती थी धावक के रूप में, लोग उनको देखने आते थे। आज मुझे गर्व है कि किट्टू भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमन है जिसने माउंट लबूचे सबमिट किया है, आइलैंड किया, एवरेस्ट बेस किया, एवरेस्ट कही है, बेसिक कोर्स किया, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया, MOI किया है, कोर्ट में चंडीगढ़ में बैठती हैं। उनके पेरेंट्स ने उन्हें एज ए ट्रांसजेंडर अपना लिया है। कई ट्रांसजेंडरों की लाइफ बदलने के लिए वो जाती है, और न जाने कितने बच्चों को और लोगों को जागरूक करने के लिए जाती है। तो मुझे लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन भगवान ने डिसाइड कर रखा था, बस मैं कोशिश करने का प्रयत्न कर रही हूँ। ओके, द एवरेस्ट गर्ल, एक साधारण लड़की की असाधारण कहानी जिसे लिखा है ब्रजेश राजपूत जी ने।
तो जब आपको पता चला कि आपकी कहानी के ऊपर आपकी जो लाइफ जर्नी है उस पर एक बुक लिखी जा रही है, तो कैसा लग रहा था? मतलब आपको उस मोमेंट पर जब आपको मतलब स्टेज पे नॉमिनेट भी किया गया है, साथ ही साथ अवार्ड्स के साथ, सो द एवरेस्ट का लिखना भी अपने आप में किसी एवरेस्ट से कम नहीं था। किताब लिखना भी कठिन है, सर ने बहुत मुश्किल से लिखी है, ब्रजेश सर ने, और मेरे लिए बताना भी कठिन था। मुझे पता चला कि किताब लिखने से पहले आपका जन्म का 0 मंथ से शुरू करना पड़ता है। जब आप होश संभालते हो, 5वीं कक्षा में आप क्या देखते थे, जुलाई के महीने में आपका जीवन क्या था, अगस्त के महीने में क्या था, ऐसे ऐसे करके फाइनली कई सारे स्ट्रगल के बाद द एवरेस्ट कल कई बच्चियों को प्रेरणा देने के लिए आई है कि सबका एवरेस्ट अलग अलग है। मेरा पहाड़ वाला बर्फ वाला था, पर आप इस एवरेस्ट में आप अपना एवरेस्ट खोज सकते हो और अपना एवरेस्ट चढ़ सकते हैं। ओके, तो अगले 10 सालों में आपका एम, गोल, विजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए क्या है? मतलब इन अगले 10 सालों में आप क्या ऐसा करना चाहते हो जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट करे? उस अभियान के दरमियान मैंने ये महसूस किया कि कई बार प्रशासनिक और राजनीतिक बाधाएं इतनी बढ़ जाती है कि हम जो करना चाहें, तो बेटियों के लिए करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर ही बने रहे तभी आप कर पाएंगे। पर उस दरमियान मैंने महसूस किया कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रशासनिक और राजनीतिक बाधाओं की वजह से करने की इच्छा शक्ति के बाद भी नहीं कर सकते। तो अगला टारगेट यही है कि हर घर की जो बच्ची हो वो अपने पैरों पे खड़ी हो, हर घर की महिला का फ्री के पैसे के डिपेंडेंसी की जगह खुद के काम का पैसा हो, क्योंकि पैसा नहीं होता, एट दी एंड डिसीजन पावर होता है। महिलाएं डिसीजन तब ले पाती जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। सो उसके लिए जैसे आप मुझे कब तक 100 रुपये देते रहोगे, है ना, और आप 100 रुपये दोगे तो मुझे कहीं ना कहीं फिर मजबूरी में आपका कार्य करना पड़ेगा जब मेरी इच्छा भी ना हो। पर मैं कोई कार्य करती हूँ, चाहे मैं सिलाई कढ़ाई बुनाई या बत्ती बनाना, कुछ भी ऐसा काम यदि मैं करती हूँ, तो मेरा मानदेय आप मेरे काम के आधार पर दोगे तो मेरी उसके बाद मेरा ना आपके ऊपर वो नहीं रहेगा कि एहसान, ये मेरे काम की कमाई है। तो मैं यही लगता है अगले 10 साल का मेरा टारगेट मुझे ये लगता है कि हमने एक शहर का उदाहरण देखा था जहाँ पर पूरे शहर की महिलाएं बिजी हैं, बूढ़ी, जवान और बच्चियाँ जो नहीं, उसका वो मैं जिक्र नहीं करूँगी। पर वहाँ क्या होता है कि घर में महिलाएं घर का काम भी करती हैं, दोपहर में एक गाड़ी आती है जो आपको कच्चा माल देकर आती है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सोचिए बीड़ी में जर्दा भरने का काम करती हैं, बीड़ी में जर्दा भरने का काम करता है, और चूने की डिब्बियों में चूना भरते हैं, जो सुपारी रहती है उसकी कटाई करने का काम करती है, पान की डांड तोड़ने का काम करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो गठरी बांधना और ये सब काम करती हैं। घर की जो महिलाएं होती हैं वो पापड़, कढ़ाई, छपाई, साड़ियों की प्रिंटिंग का, इन सब का काम करती हैं। और बड़ी महिला लड़कियां जो हमारे जैसी यंग लड़कियां हैं जो डिजिटली भी एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं और पढ़ाई लिखाई वाला कार्य करती है, तो उनके लिए बाकायदा पेपर्स आते हैं कि आपको ये काम करके देना है। कच्चा माल देने वाला एक बाइक आता है जिसे हमें जोमेटो को वाले और स्विगी वालों को देख सकते हैं ना कि कैसे बाइक आती है डिलीवर करके सामान क्या, तो वैसे ही सब हर उम्र की महिलाओं को वो सामान डिलीवर कर जाते हैं और शाम को लेके चले जाते हैं। हर घर की महिला हर महीने 10,000 रुपये कमाती है, और एक घर में यदि तीनों उम्र की महिलाएं तो 30,000 रुपये वो महिलाएं खुद कमाती हैं। उस घर में वो घर पे भी रह रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, जा आ भी रहे हैं, खुद का पैसा भी कमा रहे हैं। तब वो डिपेंडेंट नहीं है कि कोई फ्री में पैसा देगा 10 रुपये, तभी उन्हें हाथ फैला के मांगना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ अगला फ्यूचर में जब महिलाओं के लिए काम करूँ तो मैं इसी क्षेत्र में करूँ और महिलाओं की सेफ्टी के लिए काम करूँ। तो इससे पहले आपका सोशल मीडिया अकाउंट था, लाइक सोशल मीडिया पे डिजिटली दिखाना, मतलब एक्टिव रहना, अभी भी है? इससे पहले था मतलब जब आप जब आप पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट? था, मेरा अकाउंट था। लोग आपको जानते थे तब? तब भी जानते थे, अब भी जानते हैं। तो आपके पास कोई पीआर टीम थी या ऐसे ही मतलब? पीआर टीम मैंने कभी नहीं रखी, मेरे अपने लोग हैं। बस मैं ये कहूँगी कि मेरे अपने लोग मुझे जानते हैं कि पीआर टीम, मैं ये कहूँगी कि वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ये आपको बनाना है। हाँ। और टीम मतलब हमारी टीम, हम ये करती, मैं जो हूँ वो दिखाओ बस। जब आप खुद से पोस्ट करते हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में तो एक आपके शब्द, आपकी भावना, आपकी फीलिंग और आपको क्या लोगों को बताना है, लोग आपसे क्या जानते हैं, कैसे कनेक्ट करते हो वो आपको बताते हो, वो फ्रेम नहीं करते आपको। ये अंतर आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग सारा काम हम सब खुद ही करते हैं। और ये मैनेज
मैनेज करने के लिए मेरे साथी हैं, उसे मैं सोशल मीडिया टीम नहीं कहूँगी, मेरे साथी हैं जो मुझे मुझसे बेहतर समझते हैं, तो वो उनका मेरा और हमारा जो काम होता है वो मेरा नहीं हो जाता, वो हमारा काम हो जाता है, इस तरह से हम करते हैं। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि बे ऑफ बंगाल में 147 फीट तक स्कूबा ड्राइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद, मतलब आपने इतना सब किया, लोग इसे सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी रिस्क के नज़रिए से देखते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे क्या ज़रूरत थी इतना ऊपर जाने की, इसमें सेफ्टी का भी रिस्क है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? लोग तो ये भी कहते हैं हमेशा कि घर से बाहर मत निकलो, लोग तो ये भी कहते हैं पढ़ाई मत करो, लोग तो ये भी कहते हैं लड़कियां जोर से मत हंसो, लोग तो ये भी कहते हैं लड़कियां तेज मत चलो, छोटे लोग कपड़े तो मत कुछ भी पहनो। कहेंगे। तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। सेफ्टी रिस्क के लिए मेरी लाइफ की यदि इतनी परवाह है तो ध्यान रखिए, पर मुझे ये था कि मेरी लाइफ को मैं भले ही रिस्क में डाल रही हूँ, मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है, पर यदि वो सफल होता है तो न जाने कितने लोगों के बैरिकेड्स टूट जाएंगे। सो कैसा आपको जेसीसी में आके कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना मुझे वो महिलाएं बहुत पसंद है जब उनके कार्य क्षेत्र के ऊपर नीचे उनका नाम लिखा हुआ होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी का बुटीक है और उनके नाम से चल रहा है, किसी का पार्लर है उनके नाम से चल रहा है, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट है और वो उनके नाम से चल रहा है, तो उससे बड़ी क्या हो सकती है। मुझे ये बहादुर महिलाएं बहुत पसंद है। और आप खुद तो हैं ही बहादुर, दूसरों को भी इंस्पायर करती है, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।